साथियों, आप सभी का रमेश सुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट लेवल 1 की कट ऑफ फाइनल क्या रहेगी, अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी, इसको लेकर के विस्तार से इस वीडियो में विश्लेषण किया जाएगा। आपको सभी को मालूम है कि देर रात बीकानेर निदेशालय ने 2 गुना की कट ऑफ और 2 गुना की लिस्ट दस्तावेज जांचने के लिए अपलोड कर दी है और 2 गुना की कट ऑफ तो आपको मालूम चल गई है और वैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इस बात पर पूरा विश्लेषण किया जाएगा। इसी के साथ में किरोड़ी लाल मीणा जी जो सांसद महोदय साहब ने जो डेटा बताया था, इस डेटा पर भी चर्चा की जाएगी कि ये डेटा कितना सत्य निकला। एक पेपर लेवल को लेकर के काफ़ी विवाद है, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं कि पेपर सस्ता था, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल ईजी था। इस बात पर भी चर्चा करेंगे। साथ में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि यदि बीएड शामिल होती है तो रीट लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी नज़र इससे पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि गंभीर मुद्दा है। जो पीआईएल लगी थी, पीआईएल को लेकर के भी और इसी के साथ में पेपर आउट को लेकर के, और चोर कितना ईमानदार था। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो लेवल 1 को लेकर के मेरे ऊपर कई तरह की जो बातें कमेंट किए हैं और मैसेज किए हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। बहुत ही गहन तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा। चाहे पेपर आउट या पेपर रद्द, चाहे जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगी हो उसको लेकर, चाहे किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा दिया गया डेटा, या बाद में फाइनल कट ऑफ, तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा महोदय जी के द्वारा जो डेटा दिया गया, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद रीट कट ऑफ पर आएंगे अपन। किरोड़ी लाल मीणा जी ने बताया था कि लेवल 1 के 140 प्लस 78,000 लोग हैं और लेवल 2 के बताए थे 1,23,000। लेकिन काफ़ी लोग उसमें अभी ट्विटर पर पहले भी कमेंट किया था और अब देर रात से कर रहे हैं कि 140 प्लस तो नहीं है, 78,000 लेवल 1 के। किरोड़ी लाल मीणा जी ने झूठ बोला। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत पहले जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, कई लोगों के पर्सनल कॉल आए थे, तो मैंने उनको बताया था कि 130 प्लस 78,000 डेटा है। तो उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जी 140 बता रहे हैं, अब 130 प्लस कैसे हो गए। मैंने ट्वीट पर भी किसी को कहा, तो उन्होंने कहा कि अब आप तुक्का लगाने लग गए। कई तरह की मैसेज उन्होंने रखा। इस पर छोटा सा मैं मेरा ओपिनियन रखना चाहूँगा, आप उस बात को ज़रूर समझिएगा। जब भी विभाग से कोई न्यूज़ निकल के आती है, इंटरनल न्यूज़ निकल के आती है, तो जब लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट पर बात आई थी, मैं कट ऑफ पर पूरी चीज़ों पर बात करूँगा, कुछ सामान्य चीज़ें हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तब लेवल 1 की 16,000 के समथिंग पोस्ट बताई और लेवल 2 की लेवल 1 से कम बताई गई। हालांकि बाद में हुआ क्या कि लेवल 2 की पोस्टें ज़्यादा, लेवल 1 की पोस्टें कम आई थी। ऐसा क्यों? बहुत बार होता है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आ जाती है, बट उस डेटा में एक ज़्यादा, एक कम या एक ज़्यादा, उसका कुछ डेटा में हेर फेर करके बताया जाता है। कहीं ये ना लगे कि प्राइवेसी लीक हो गई है। बस मात्र इतना इसमें किया गया है। 140 से ऊपर है, बोलने के पीछे भी रीज़न था, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट में 130 प्लस 78,000 डेटा है। किरोड़ी लाल महोदय जी ने यह नहीं कहा कि रिजल्ट रहा है, डेटा की बात करी है। बीएड की ओमारशीट चेक हुई थी और उनका रिजल्ट तैयार हुआ था, बट हाईकोर्ट के आदेशानुसार उनके रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया गया वेबसाइट पर सार्वजनिक तौर पर। रिजल्ट तैयार किया गया था, तो वो डेटा तो तैयार हुआ ना। यदि बीएड शामिल के साथ पूरा रिजल्ट जब चेक किया जाए, तो 130 प्लस 78,000 डेटा है, जिसमें कोई भी शंका करने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। यदि ये नहीं है सत्य, तो आप स्वयं किसी भी तरीके से बोर्ड में आप चेक करवा लीजिए, बोर्ड डेटा नहीं रखेगा। 130 प्लस 78,000 डेटा है यदि बीएड शामिल होती है तो लेवल 1 का। अब 140 130 क्यों बोला गया? मैंने बताया कि डेटा में कुछ
ऊपर नीचे रखा जाता है कि कहीं पर बोर्ड के कर्मचारियों पर तो कहीं आँच ना आ जाए। क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं से डेटा लिया है, तो चाहे वो ओमार शीट चेक करने वाली कंपनी हो, वहाँ से डेटा आया हो या बोर्ड से आया हो, उनके पास न्यूज़ तो कहीं से आई है। तो उन्होंने एक डेटा के अंदर थोड़ी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या है उसमें हेर-फेर ना करके और मात्र एक उसमें संख्या में थोड़ा-सा बदलाव कर दिया। दूसरा एक क्राइटेरिया आपको डेटा पर थोड़ा-सा मैं समझाता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा में मेरा वेरिएशन हो। रीट लेवल 1 के लगभग 2.5 लाख से समथिंग बीएसटीसी के छात्रों ने पेपर दिया या पास हुए, लगभग इतना क्राइटेरिया है 2.5 लाख के समथिंग में। 2.5 लाख लोगों ने जब पेपर दिया, मैं एक मान के चलता हूँ आइडिया, उसमें से साढ़े आठ हज़ार लोग, लगभग आप 9,000 मान लीजिए, या 8,500 लोगों ने, 8,500 लोगों के 130 प्लस मार्क्स हैं। यदि 12 लाख कैंडिडेट बीएड के हैं और इसे 2.5 लाख का आप उतने ही उतने मल्टीप्लाई में कीजिए कि जब 12 लाख हों, और 2.5 लाख के तो 8,500 ये अलग हो गए, 12 लाख के आप 2.5 लाख में ऐसे ही 8,500 के उतने गुना कर लीजिए, 41,000 तो आपके हो जाएंगे, 50,000। अब बात रही 78,000 की, जिसमें शंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएड वालों के 125, 126, 130, 31, 32 नंबर नॉर्मल हैं। 130, 32, 33, 34 नंबर नॉर्मल हैं बीएड के। 138, 137 आप अपने, अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि रिजल्ट तो आए नहीं, आपको मार्क्स कैसे पता चले। बीएड वालों ने एग्ज़ाम दिया है, उनके पास ओमार शीट है, आपको भली भांति ये चीज़ें मालूम हैं। उनसे अपने दोस्त भी हैं, उन लोगों से पता कर लीजिए, उनके 136, 37, 38, 40, 41, 32, 33 नंबर हैं। 130 तो उनके नॉर्मल हैं। आम आदमी के 126, 27, 30, 31, 32 बन रहे हैं। तो ये आप उसका गुना में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि यदि बीएड शामिल होता है तो ये डेटा 78,000 है, 130 प्लस। अब दूसरी बिंदु पर बात करूं, यदि बीएड शामिल हो गई तो रीट लेवल 1 की अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी? समझ से बाहर है, आपको पूरा मालूम है। और मैं वैसे बताऊं तो 140 से नीचे नहीं रहेगी, 140 प्लस रहेगी। अब प्लस कितनी रहती है वो मुझे मालूम नहीं है, यदि बीएड शामिल होती है तो। ये बहुत गहन का विषय और गंभीर विषय और चिंता का विषय है। लेकिन इस पर भी मुझे पता है कि कई तरह के कमेंट आएंगे, लेकिन जो कमेंट आएगा उनका भी मैं जवाब दूंगा। उन्होंने जो डेटा दिया है, यही हाल बीएड वाले जो 1,23,000 का बताया था, वो भी 130 प्लस था। बस 140 क्यों बताया गया? समझने वाले समझदार लोगों के पास समझ में ये बातें, और जो जो डिपार्टमेंट से संगठन हो या कोई भी संगठन हो, जब न्यूज़ लेकर के आता है भर्तियों की, तो उसमें या कट ऑफ या डेट को लेकर के, तो एक आधा डेटा को थोड़ा हेर फेर करके बताया जाता है ताकि प्राइवेसी लीक नहीं हो, डायरेक्ट आरोप पूरे तरीके से नहीं लगें। वो गलत साबित होता है तो वो संख्या तो सही आती है, तो उसमें पूरी पारदर्शिता सामने आ जाती है। अब वैसे आप लोग समझ चुके हैं कि 8,500 बंदे जब 2.5 लाख कैंडिडेट में हैं, जब 12 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट और जारी होगा तो कितने और निकलेंगे 130 प्लस? आपके सामने क्राइटेरिया, उसमें 135 प्लस ही होंगे कितने, तो 140 प्लस कितने होंगे वो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। रीट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा करना जरूरी है। छात्र वैसे 3 गुटों में बंटे हुए थे, पहले भी मैंने ट्वीट करके बताया था और आज भी कह रहा हूँ, आज भी उसी 3 गुटों में बंटे हुए हैं। एक वो छात्र जिनका चयन हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि कुछ भी इसमें अड़चने नहीं आए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिले। वो कोई उसमें जांच या उससे उनको मतलब नहीं, उनकी भी पीड़ा जायज़ है, वो भी परेशान है, समझ सकते हैं। एक दूसरे वो गुट जो अभी भी कुछ पॉइंट से रहें, कुछ मार्क्स से रहेंगे, जिनके वेटिंग में आस रखेंगे, वो लोग ये चाहेंगे कि कम से कम इसमें जांच हो जाए, तो फर्जी लोग यदि बाहर हो जाएं तो अपने नंबर आ सकता है। वो लोग भी हैं इसमें। तीसरे वो लोग हैं जिनका थोड़े कम मार्क्स थे, वो चाहते हैं कि
इसमें धांधली बहुत बड़े स्तर पर हुई है तो इसको रद्द किया जाए। ये 3 गुटों में पहले भी थे, आज भी हैं और वही आरोप और प्रत्यारोप हुआ। बट इतना हुआ कि कुछ कैंडिडेट हर कैटेगरी से इस गुट में से कुछ इन हो गए, कुछ आउट हो गए, बस इतना हुआ है। जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो थोड़े उसमें से कैंडिडेट आउट हो गए, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई। हालांकि वो ही 3 गुट बनते हुए हैं। ईमानदारी या जांच उससे किसी को लेना नहीं है, सभी इसमें किसी भी गुट की बात करूं तो सभी स्वार्थी हैं, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। जब जेईएन का पेपर आरएसएसएमबी का पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ है 120 नंबर का पेपर था, उसमें से 9% डिलीट कर दिए थे। 111 में से जब कट ऑफ है 109 नंबर के समथिंग रहती है, 107 या 109 नंबर, उसमें भी लोग जो लगे थे, उसमें जो आवाज़ उठाई थी, उनको यही कहा था कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, ये लोग तो फेलियर हैं इसलिए चाह रहे हैं, हम तो पढ़ करके ले आए थे, इंटेलिजेंट थे। जब राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर रद्द किया था तो उस समय भी वो छात्र यही कह रहे थे। लेकिन ये बात सही है, इसमें यह नहीं है कि सभी फर्जी लोग लगे, काफ़ी लोग हैं, बहुत मेहनत की है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। गरीब परिवार से भी हैं, बहुत मेहनत भी करी है। लेकिन आखिरकार ये चोर कितना ईमानदार है, इस बात पर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ कट ऑफ पर। इन पर मैंने रीट लेवल 1 की कट ऑफ ट्विटर पर बताई थी 30 जनवरी को, 130 से एक कम और एक ज़्यादा। अब कई लोग उसमें पूछ रहे हैं कि आपने अंतिम बताई थी। सब जगह चर्चा 2 गुना की थी, तो ये सामान्य 2 गुना की ही मैंने रखी थी। 130 से एक कम एक ज़्यादा का मैंने वेरिएशन रख के बताया था ट्विटर पर, वो आपकी स्क्रीन पर भी। लेकिन ट्विटर पर जो बताया, तो अब बोल रहे हैं कि आपने पहले खुलेआम क्यों नहीं बोला। मेरे को कई मैसेज भी आए कि सर आपको मालूम था, आपने कट ऑफ क्यों नहीं बताई पूरी चीज़ें। मैंने इशारा ट्विटर पर दिया था, लेकिन मैंने एक पोस्ट वो की थी कि रीट 2021 में पदों की संख्या में किसी हाल में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो उसी समय बीएसटीसी के छात्र मेरे को डीमोटिवेट करने का कई तरह के कमेंट की, कट ऑफ पर भी कई तरह की उन्होंने मुझे कई तरह की भाषाएं मुझे फ़ोन पर भी कही। मैंने एक दो का कॉल भी उठाया था और मैसेज भी देखा था। मुझे 78 धारी और फेलियर की भी संज्ञा दी थी। मैंने पदों की संख्या में और कट ऑफ हाई जाने का कुछ इश्यू रखा उसी समय। लेकिन मेरा जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, विज़न था, मिशन था, वो बीएसटीसी बीईडी विवाद था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएसटीसी बीएड विवाद में सबसे ज़्यादा मेहनत, और यदि आर्थिक या वैसे मेहनत करी हो तो सबसे ज़्यादा 130 से नीचे वाले मार्क्स वाले लोगों ने करी है। बहुत कम 5% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने 130 से ऊपर वालों ने करी है। 5% लोग भी नहीं है जिनका आज चयन हो रहा है फाइनली। सबसे ज़्यादा मेहनत 130 से कम वाले लोगों ने करी, और 120 से 130 वालों की तो पूछिए मत, चाहे आर्थिक में हो चाहे किसी भी हो। आज उनके ऊपर कितनी पीड़ा गुजर रही है, समझ से बाहर है। मैं उन्हीं को 1 लाख का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से सर्च कर रहा हूँ। वो 100 आज जो 15,000 लोगों में चयन हो रहा है उसमें से कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनको बीएसटीसी बीईडी विवाद की कितनी चिंता है। वो लोग कहाँ हैं, मिल नहीं रहे। लेकिन उनको इतने अच्छे मार्क्स थे, उनको चिंता नहीं थी। लेकिन अब समझ में उनको भी आनी चाहिए, यदि बीएड शामिल हो गई तो क्या स्थिति हो सकती है। आपके सामने आंकड़े हैं, क्राइटेरिया। यदि मैं कट ऑफ ऑफिशियल रूप से, मैंने जिनसे पर्सनल बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और जिसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में प्योरली बोल देता तो लोग बोलते कि आप बीएसटीसी बीएड विवाद में आर्थिक सहायता नहीं करने देना चाह रहे, आप रद्द के पक्ष में, आप लोगों को तोड़ना चाह रहे हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिनका हाईली मार्क्स थे उन लोगों ने 120 कट ऑफ बता कर के एक सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनको भी असलियत में मालूम थी कि कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी, लेकिन उन लोगों को बोला गया कि नहीं, 120 से 123, 24, 25 ही रहेगी, 125 से किसी हाल में नहीं रहेगी।
लेकिन उनसे जब अंदरूनी जब बात की पता चलती है तो उनको भी मालूम था कि कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन वो सिस्टम को हाईजैक करने के उनके साथ मेरे पास मैसेज आया, इसलिए मैंने बात बोली, बोला ये सर हमारे साथ धोखा कर दिया, उन्होंने इतनी कट ऑफ बताई थी। लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत थी। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं ना तो कोई पेपर रद्द करवाने के पक्ष में हूँ, ना कोई मैं दोबारा करवाने के पक्ष में हूँ। मैंने कुछ चीज़ें मेरी जो सामने जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें चल रही हैं वो रखी हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं वो कोई संगठन का या किसी मैं नेता हूँ, आंदोलन करता हूँ, जो मेरे में इतनी पावर है मैं किसी का रद्द करवा दूँ। मैं एक सामान्य सी मेरी आवाज़ रखता हूँ प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं वो नहीं हूँ जो कहेगा कि आपने ये कह दिया तो आप रद्द करवाने के पक्ष में। मेरे में क्या पावर है? मेरे पास कोई पावर नहीं है जो मैं आंदोलन करने वाला लीडर हूँ, या मैं एक मेरे पास मेरी आवाज़ सरकार के तक पास पहुँचती हो, ऐसा मेरे पास कोई पावर नहीं है। भले ही उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक जिन लोगों के मार्क्स आए तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मेहनत करी पेपर ईज़ी था, जानी थी इतनी कट ऑफ। वैसे राजस्थान के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ का आइडिया था वो लगभग फेल हो गया, सभी का फेल हो गया। कट ऑफ का आइडिया तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फेल है सिस्टम, कट ऑफ के बताने के मामले में। लेकिन पेपर लेवल 1 की बात की जाए 2015 का और 2021 का पेपर दोनों का बराबर लेवल था। 2018 का पेपर टफ था, ये सत्य है। 2015 के अंदर बोनस भी काफ़ी मिले थे, उस समय हाई कोर्ट से आदेश हुआ था और उस समय कमेटी से, और उतने बोनस 2021 में नहीं मिले हैं जितने 15 में मिले थे। और 15 के अंदर ये बात मानते हैं कि उस समय संख्या कम थी, तो आज संख्या ज़्यादा है। तो तैयारी की बात की जाए तो 2011-12 में जिनका नहीं हुआ वो 15 के लिए कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे। 15 में जिनका नहीं हुआ, नए आए, वो 18 के लिए तैयारी कर रहे थे। जिनका 18 में नहीं हुआ वो कंटिन्यू 21 के लिए तैयारी कर रहे थे। जिनका 21 में नहीं हुआ वो 2-4 महीने का गैप छोड़ करके 2022 के लिए कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी तो कंटिन्यू आप नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, चाहे पोस्टपोन्ड हो या नहीं हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहती है, सिलेबस सभी का सेम रहा है, 15 हो, 18 हो, 21 हो। तो उस मैटर पर क्राइटेरिया नहीं किया जाता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाहरी राज्य के लोगों के काफ़ी मार्क्स हैं, सही है, और सबसे ज़्यादा उन्हीं का भी चयन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो कहेंगे कि ये आउट करने वाले हैं, रद्द करने वाले हैं और हम मेहनत करके ले आए हैं। ये स्वाभाविक बात है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। यदि उनकी जगह वो भी होते, उनके इतने मार्क्स होते, फाइनल चयन हो रहा होता, तो वो भी यही बोल रहे होते कि हम पढ़ कर के ले आए, हमारे साथ धोखा कर रहे हो, आप पास नहीं हुए। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तभी तो एक इंटरव्यू होता है, उसमें पूछा जाता है कि आप इस पोजीशन पर होते तो आप क्या करते, हायर जो पोस्ट के होते हैं, इसीलिए पूछा जाता है। भले ही वहाँ पर ईमानदारी दिखा दें, लेकिन जब वो कंडीशन आती है तो वहीं पर खड़े मिलते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पेपर मैं कट ऑफ पर बात आऊँगा, फाइनल कट ऑफ पर भी चर्चा करूँगा। उससे पहले कुछ बिंदु और हैं पेपर आउट को लेकर के। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेपर लेवल 1 का आउट नहीं हुआ। तो अभी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, किया भी है, कि आप तो बोल रहे थे कि लेवल 1 में विवाद ही नहीं, आप क्यों इसके बीच में सभी लोग घसीट रहे हैं, इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, लेवल 1 में किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि बीच में कोई इसमें मुकदमा दर्ज नहीं है, इसमें अनुसंधान नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बात कही थी। पीआईएल की बात की जाए तो पीआईएल में जो हियरिंग हुई थी हाई कोर्ट में, वो लगभग 2.5-3 घंटे जो चली थी, उसको मैंने स्वयं ने पूरी सुनी थी, और जब ऑर्डर तक लिखवाया गया था पूरा ऑर्डर भी मैंने सुना था, और बहस भी पूरी सुनी थी सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से, जिसके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है। लेकिन ये चोर कितना ईमानदार। आप बोलेंगे कि आप रद्द करवाने के पक्ष में हो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक कॉमन सा फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं साफ क्लियर कर देता, लेकिन कॉमन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा।
पेपर जो लेवल 2 का आउट किया गया एक प्री प्लानिंग और एक सुनियोजित तरीके से और बिजनेस के तौर पर किया गया। यदि किसी अचानक किसी परीक्षा केंद्र से और 1 घंटे पहले पेपर निकल के आउट होता, तो मानते कि हो सकता है कि चोर ईमानदार था, उसने लेवल 2 का ही निकाला, लेवल 1 का नहीं निकाला। लेकिन जो पेपर जहाँ रखा जाता है, स्टोर रूम होता है, स्ट्रॉन्ग रूम है, स्टोर रूम है, जो आपका शिक्षा संकुल, वहाँ से पेपर इतने दिन पहले निकालना और बिज़नेस के तौर पर निकाला गया है। तो ऑब्वियसली सी बात है, उसके पास खरीदने वाले तो लेवल 1 वाले भी पहुँचे, क्योंकि गिरोह तो मार्केट में सभी का बिज़नेस करता है, तो वो लेवल 2 1 और 2 दोनों का बिज़नेस करता है और दोनों का ही धंधा है और उसके पास से लोग दोनों टाइप के ही पहुँचते हैं कि सर आप लेवल 2 वाला पेपर देते बताइए मार्केट में, तो आप लेवल 1 वाला भी ले आओ ना जुगाड़ करके। कॉमन सी फैक्ट है, हर कोई इसी जुगाड़ में तो लगता है और ये देखा है पब्लिक में मैंने कि लेवल 2 का निकल रहा है, बता रहे हैं यार उसका निकल रहा है तो उसका नहीं निकल रहा है क्या, उसका भी तो निकल रहा होगा। तो बोले हैं कि इसकी एफआईआर जांच क्यों नहीं हुई, इसको पकड़ में क्यों नहीं है। जैसे ही सुबह लेवल 2 का पेपर पकड़ में आता है, जब वो पुलिस कांस्टेबल या कहाँ पर जहाँ पर प्राइमरी जांच सबसे पहले पकड़ में आता है, उसके बाद पूरा गिरोह सरेंडर हो जाता है और पूरा डेटा को नष्ट कर दे देते हैं, अपने मोबाइल को साफ कर लेते हैं और पूरे के पूरे वो साइडलाइन हो जाता है। और कितने महीनों बाद जांच होती है, पकड़ में आता है, मामला दबा दिया जाता है, तो सबूत तो नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये बात अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन चोर इतना ईमानदार तब मान सकते थे जब सेंटर से पहले आधे घंटे पहले निकला होता। लेकिन सुनियोजित तरीके से 24 तारीख को निकालना कैसे हो सकता है? एक ही सेंटर, उसके पास क्या लेवल 1 वाला खरीदने वाला पहुँचा नहीं? क्योंकि ये तो एक ब्रांच है, एक शाखा, नीचे 2 शाखा, बाद में 3 शाखा, 4 शाखा, 5 ब्रांच, 6 ब्रांच, ऐसे कनेक्शन एक लिंक बना हुआ है। तो नीचे वाले ऊपर तक आवाज़ तो पहुँचाई है कि लेवल 1 का भी निकालो यार, हमारे पास मार्केट में लेवल 1 वाले भी बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, आप लेवल 2 का निकाल के ले आओ। अब ईज़ी का बताते हैं, पेपर ईज़ी था लेकिन पेपर सस्ता भी था। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। 15 का भी ईज़ी था पेपर, तैयारी कंटिन्यू चल रही थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पब्लिक में वॉइस आती है, उस बात से देखा जाए तो सभी को मालूम है कि पेपर निकला है और सभी की अंतरात्माएं एक पब्लिक आवाज़ में यही आवाज़ आ रही कि ये कैसे हो सकता है। जब कट ऑफ आई तो उसके बाद सभी की उम्मीदें संभव नहीं है और सभी परेशान हैं कि सभी को अब डाउट होने लग गया है। ये बात सही है कि मेहनत करने वाले भी इसमें लोग हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। अब कट ऑफ की बात कर ली जाए, एक गुना की कट ऑफ क्या रहेगी? लेवल 1 की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है 2 गुना में 130 से, डीओबी रही है कुछ डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी पूरे नहीं लिए 130 पर भी। अब आपको मैं बात बताऊं, आरएसएसएम भी जो बोर्ड है उसकी 1.5 गुना की कट ऑफ जारी करता है। उसकी 1.5 गुना की कट ऑफ को आप एक बार उनके पीछे का रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर के चेक कीजिएगा कि 1.5 गुना की कट ऑफ क्या रहती है और जब लेवल 1 की, जब सॉरी उनकी 1 गुना की कट ऑफ आती है तो कितनी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि 2 गुना में कितनी इंक्रीज होगी। लेकिन एक कॉमन सा प्रोसेस अपन समझते हैं इस कट ऑफ को देखने से पहले। लेवल 1 के जो जनरल की सीटें हैं वो लगभग 4100-4200 सीटें थी शायद। लगभग 8,500 बंदे ओवरऑल, एक राउंड फिगर में लें तो 8,500 बंदे सेलेक्ट किए लेवल 1 के जनरल के। अब ओबीसी की कट ऑफ 127 रही है। अब 127 पर जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओबीसी के करवाएंगे उनका तो किसी का फाइनल होगा नहीं, ये आपको कन्फर्म मालूम है। अब जो जनरल के 8,500 बंदे हैं उसमें से जितने ओबीसी के हैं तो वो ओबीसी की कैटेगरी में आएंगे जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी। अब उसमें एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं। दोस्तों होता क्या है कि 120 से 130 31 के बीच में बल्क में डेटा है। 130 बल्क में कैंडिडेट है, इस मार्क्स में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। जैसे ही हाइयर मार्क्स की ओर जाते हैं, 131 32 33 34 35 36 37 ऊपर की ओर जाते हैं,
तो कैंडिडेट की संख्या कम होती जाती है। 130 पर जितने कैंडिडेट हैं उतने 131 पर नहीं है, 131 पर जितने हैं उतने 132 पर नहीं है, जितने 134 पर है उतने 135 पर नहीं। ये चीज़ आप मालूम है आपको। अब जो 4100 सीट लेनी है, अब जैसे कुछ कैंडिडेट 138 पर हैं, 139 पर हैं, 136 पर हैं, 134 पर हैं, 35 पर है, कहाँ पर जाकर के आकर के टिकती है वो डिपेंड करेगा। उसमें से बाद में बचेंगे जो ओबीसी के होंगे वो ओबीसी के अंदर आएंगे। तो ओवरऑल यदि क्राइटेरिया आप इसका डेटा का पूरा विश्लेषण करके आप समझोगे, कई लोग बोलते हैं कि 2-3 मार्क्स इंक्रीज होगी, ट्विटर पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर और आपकी टेलीग्राम पर मैसेज भी किया है कि सर चल रहा है ग्रुप में चर्चा है 2-3 मार्क्स इंक्रीज होगी। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, जनरल की कट ऑफ 1 गुना 135 से एक कम एक ज़्यादा रहेगी। 135 से एक कम या एक ज़्यादा जनरल की कट ऑफ फाइनल रहेगी। इसका मतलब मिनिमम 4 मार्क्स तो आपकी इंक्रीज होगी होगी, मिनिमम 4 मार्क्स तो इंक्रीज होगी होगी, हो सकता है कि 5 मार्क्स भी हो जाए। यदि राउंड फिगर बात की जाए तो 135 कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है जनरल की फाइनल। अब ओबीसी की बात की जाए, आप 2-3 मार्क्स कम कर सकते हैं। अब 135 रहती है तो आप पे 132-33 रहने की पूरी संभावना, 134 रहती है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इतनी रहने की पूरी संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो कैंडिडेट 136 पर उतने नहीं है जितने 135 पर हैं, और 135 पर जितने कैंडिडेट हैं उतने आपके संख्या कम होती जाती है जैसे जैसे ऊपर मार्क्स बढ़ते जाते हैं। और बीएड शामिल हो गई तो उसकी उम्मीद आप लगा ही नहीं सकते कितनी जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को और विस्तार से आप समय जैसे जैसे आएगा, अभी विश्लेषण होना शुरू हुआ है, आपको मालूम लग जाएगा कि कितनी और कट ऑफ जाएगी। लेकिन मिनिमम 4 मार्क्स, आपके मिनिमम 4 मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना है। हो सकता है कि 5-6 मार्क्स भी बढ़ जाए, लेकिन वो डेटा पर निर्भर करेगा कि किस मार्क्स पर कितने डेटा है। जैसे कम आते हैं तो 128 पर ज़्यादा बंदे हैं, 127 पर ज़्यादा है, 126 पर ज़्यादा है, 125 पर ज़्यादा कैंडिडेट, 130 पर भी डीओबी क्लियर हुआ है, डीओबी पूरा क्लियर नहीं हुआ आपको मालूम है। तो ऐसे ही 131 पर थोड़े ज़्यादा हैं तो 132 पर उससे थोड़े कम हो रहे हैं। तो उनको उससे पूरा डेटा को पूरा कवर करना होगा कैटेगरी वाइज में, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग होंगे जो कैटेगरी में तो रहेंगे वो उनको जनरल में भी सीट लेंगे। लेकिन ये मेरा जो आइडिया है कि कम से कम 4 मार्क्स तो इंक्रीज होगी, और फाइनल हो सकता है 5-6 मार्क्स भी बढ़ने के चांसेस हैं, मैं इनकार नहीं करता, मिनिमम बताया मैंने। अब उससे ऊपर कितनी बढ़े तो वो ये जो चल रहा है सिस्टम जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन 135 आपकी फिगर है जनरल का रहेगा फाइनल कट ऑफ का। अब आप ओबीसी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा फाइनल कट ऑफ में, ये मैं बता देता हूँ। 2 गुना में उतना रहता है, उतना 1 गुना में नहीं रहता है। बाकी आप आरएसएसएमबी बोर्ड की तमाम जो परीक्षाएं उनका 1.5 गुना से थोड़ा अंदाज लगा लीजिए। मेरे को अनुमान है वहाँ तक 2-3 मार्क्स का तो वहीं पर डिफरेंट रह जाता है, 2 से 3 मार्क्स तो वहाँ पर भी इंक्रीज हो जाती है, जो देखा है मैंने जहाँ तक। लगभग अलग अलग भर्ती का अलग अलग वेरिएशन होगा, लेकिन लगभग ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पर तो पॉइंट का खेल होता है, नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने आपको 1 गुना की कट ऑफ और 2 गुना की बता दी। बड़े ही बीएसटीसी बीएड विवाद में जिन लोगों के 100 सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं ने की, उसमें से बहुत कम परसेंटेज लोगों का चयन हुआ, 5% लोगों का भी नहीं हुआ, गिने चुने लोगों का हुआ, जिन्होंने आंदोलन पर मेहनत करी थी, जिन्होंने हर प्रकार की अपनी पढ़ाई में डिस्टरबेंस डाल करके टेलीग्राम ग्रुप या तमाम माध्यम पर ध्यान दिया था, आज उनके साथ सबसे ज़्यादा चोट हुई है। उस पीड़ा को समझना बहुत ज़्यादा गंभीर है।
लेकिन जिनका हो गया वो फेलियर और 78 धारी की उपाधि देंगे। उनको ये नहीं मालूम अभी भी ये काम करोगे, वो लोग ना कहीं पर दिखे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, कुछ ही परसेंटेज को छोड़कर वो दिल्ली में क्या सहायता करेंगे। उनको पूछो कहाँ हैं वो, अभी दिल्ली का केस बाकी है, वहाँ बीएसटीसी बीएड विवाद। इसीलिए अब मेरे ऊपर भी मुझे पता है कि तमाम तरह के कमेंट आएंगे, मुझे तमाम तरह की कैटेगरी दी जाएगी, बट डजेंट मैटर। मैंने जो रखा है वो एक्चुअल पोजीशन है, हर गुट के अंदर क्या चल रहा है, पूरी पब्लिक इन्वायरमेंट मैंने रखी है। अब पीआईएल में जो किरोड़ी लाल मीणा जी की मैंने पहले कहा था कि मीडिया में आई हुई खबर ही उस पीआईएल में थी, सबूत नहीं थे। हो सकता है कि उन किरोड़ी सांसद महोदय जी का क्या इंटेंशन हो, क्या उनकी प्लानिंग है, रणनीति है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ नहीं रख। लेकिन आपको बता देता हूँ पीआईएल में जो बहस करने वाले एडवोकेट आयुष मौल थे, वो बिहार से आए थे, बिहार से। इस क्योंकि सुनने में आता है, मैं इसमें पुष्टि नहीं करता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई सूत्रों से उसमें सुनने में आता है कि वकीलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर पर डायरेक्ट आरोप लगा दें कोर्ट के अंदर। ये हिम्मत आयुष मॉल एडवोकेट बिहार से आए थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई थी। उनकी पैरवी मैंने शानदार तरीके से सुनी थी, मैंने बहुत अच्छा उनका ब्रीफिंग था। हालांकि उनके पास से मीडिया रिपोर्ट सी थी, लेकिन ब्रीफिंग और उनके आर्गुमेंट और उन्होंने बहुत शानदार था। एक पॉइंट एक ऐसा था जहां पर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि विद इन 60 सेकेंड आपकी पीआईएल को डिसमिस कर दी जाएगी, आप मीडिया रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल डायरेक्शन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब एडवोकेट साहब ने कुछ जजमेंट रखे थे जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्ट पर सू मोटो लेती है और सरकार से आदेश तलब कर लेती है, जांच करवा लेती है, तो इस पर क्यों नहीं। वहीं पर ग्राउंड थोड़ा क्लियर हो गया, और जहां तक लगता है पीआईएल बच वहीं से गई, कानून से कानून, जजमेंट से जजमेंट। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था, उसके बाद कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी नहीं आई थी, मैंने स्वयं ने सुना था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बारे में पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है। और बाकी अब अलग अलग तरह के किरोड़ी लाल मीणा जी के जो आर्गुमेंट हैं उस पर अलग तरह के लोग अपना अपना व्यू रखते हैं, लेकिन मैंने जो रखा है फैक्ट है। अब ये चीज़ें डेटा आरटीआई में देते नहीं है, नहीं, क्योंकि एक बनता भी नहीं है, उसको एनालिसिस करके संधारित्र करके देना पड़ता है, जो कोर्ट के आदेश के बिना देना संभव नहीं है, अन्यथा मैं ला करके भी रख देता। और बीएड का रिजल्ट पर तो रोक है, तो इसलिए वो दे नहीं सकते। लेकिन ये इतिहास में याद रखना, जब अंदर से न्यूज़ निकल के आती है तो कोई भी उसमें से थोड़ा सा डेटा में वेरिएशन करके आपके सामने रखेगा, क्योंकि उस पर यह नहीं आ जाए कि इसने ये कहाँ से कैसे लीक हुआ है। वो डेटा पूरा एक्चुअल रखेगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन करने पर, एक सामान्य सा आपको एग्जांपल दूंगा। जब पेपर आउट हो जाता है और उसको गेस पेपर बनाया जाता है, तो उसमें 200, जैसे 100% पेपर में आने, तो लोग 200 पेपर या 300% का सेट बनाएंगे कि पेपर इसी में से आएगा। आरोप लगता है तो बोला जाता है कि गेस पेपर था, 300% में से 100% आए या 80% आए। 100 भी नहीं आएंगे, 80% आ जाए, कि 80% आए, हो सकता है अगले ने ट्यूशन छांटे उसमें से आ जाए। तो वो भी एक चालाकी होती है उसमें, कि पूरी एक्चुअल में नहीं आए। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बोली है कि 140 से 130 था, उसको 140 बताने का ये हो सकता है कि डायरेक्ट कोई ये ना कह दे कि ये कैसे ये लीक हुआ। एक डेटा में वेरिएशन होता है कि जो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी सूत्रों से, जो इनका एनालिसिस था वो बहुत सटीक था, इतना तो वेरिएशन चलता है, उससे पूरी चीज़ें सामने भी आ जाती हैं। कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, जिसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे भी बड़ा अफसोस है कि मेहनत करने वाले लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, और मेरे पास भी अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आपने रद्द की आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आपने हमको कट ऑफ पहले क्यों नहीं बताई, आपको मालूम था। एक वो लोगों के भी आते हैं, आप रद्द करवाने के पक्ष में हो, आप सीबीआई जांच का मतलब आपका रद्द का है। आगे के सिस्टम सुधारने से किसी को मतलब नहीं है।
अब मैं ये नहीं कहता कि आप लोग हैं, आज जिनका चयन हो रहा है उसकी जगह यदि दूसरा होता तो वो भी अपना स्टैंड यही रखता। ये साइकोलॉजिकल बात है, हर किसी में अपना इतना स्वार्थीपना होता है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है वो घटनाक्रम आपके सामने है और मैंने अपना ओपिनियन रखा है और फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।